क्या पीओके सिर्फ सैन्य युद्ध से भारत में वापस आएगा या फिर इतिहास ने अब युद्ध के दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या पीओके सिर्फ बातचीत और कूटनीति से वापस आ सकता है या फिर 75 साल की कोशिश यह साबित करती है कि शब्दों से सीमा रेखाएं नहीं बदलती? क्या पाकिस्तान की हर रणनीति, हर राजनीतिक चाल अब इतिहास की दीवार से टकराकर वापस लौट चुकी है? क्या ये सिर्फ जमीन का विवाद है या उन परिवारों की कहानी जो एक सीमा रेखा से कई दशकों पहले बंट गए? अब जैसे बलूचिस्तान जब अलग होगा तो ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भी हमारे पास अपने आप आएगा। समय की बात है, थोड़ी सी आप पेशेंस रखिए। ये जो लाइनें होती हैं ये हमेशा परमानेंट नहीं होती हैं। पीओके सिर्फ भारत की जमीन पर कब्जे का नाम नहीं, ये सनातन संस्कृति और उसकी स्मृतियों को मिटाने की साजिश है। लेकिन ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने वाली। पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को वापस पाने के मौके इतिहास ने कई बार दिए हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. पीओके की घाटियों में घनघोर विद्रोह खौल रहा है, जिसका उबलता लावा इस्लामाबाद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये दहशतगर्द कहते हैं, ये सारे हमें जो है हमें इन्होंने। पाकिस्तानी फौज से बेइंतहा नफरत कर रहे पीओके के कश्मीरी भारत से आस लगाए हैं, जो हर फासले को मिटाता है। सच ये भी है कि समय चाहे जितना भी लंबा, दशक क्या सदियों का इंतजार भी हो, अपनों को अपनों से कभी अलग नहीं कर सकते। क्योंकि कश्मीर सिर्फ जमीन नहीं, ये रिश्तों की वो जड़ है जो इतिहास के हर तूफान में भी अडिग है, अटल है, अखंड है, भारत के साथ है। पाकिस्तान अपने आप को तहस नहस करने पे खुद ही जुटा है। आसिम ननीर खुद ही काम कर रहे हैं और वो उन्हें करने देना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? हमको करनी चाहिए। हमारे लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, जा रहा है। दे आर आवर पीपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेल बीइंग। दैट एरिया इज आवर्स, हमारा है वो इलाका। अखंड भारत के इसी हिस्से से दुश्मनों ने छेड़छाड़ की है। सबसे पहले दुश्मन देशों की यही चाल समझिए। 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय के समय का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता था। पूरा नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख की इंच इंच जमीन भारत का हिस्सा थी। 1949 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर के नक्शे पर एक सीज फायर लाइन संयुक्त राष्ट्र ने खींच दी, जिसके एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और धोखे से हासिल किया गया गिलगिट बाल्टिस्तान था, तो दूसरी तरफ भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1962 के युद्ध में चीन ने लद्दाख के पूर्वी हिस्से में घुसपैठ करके अक्साई चीन की छाप छोड़ दी। इससे डरे पाकिस्तान ने चीन को 1963 में गिलगिट बाल्टिस्तान की शक्सगाम घाटी चंद सिक्कों में बेच डाली। फिर 1971 की जंग ने दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा और बांग्लादेश बना। इसके ठीक बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ। इसी समझौते में जम्मू कश्मीर की 1949 वाली सीज फायर लाइन को नया नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तब से आज तक इसी बनावटी नक्शे को पाकिस्तान और चीन अपने सीने पर चस्पा कर दिखाते हैं। लेकिन क्या दुनिया सच नहीं जानती? क्या धूर्त दुश्मनों की कुटिल चाल नहीं पहचानती? इसमें कोई शक नहीं
कि भारत की सेना जब चाहेगी पाकिस्तान और चीन को मार भगाएगी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसका जिक्र मई 2020 में पद पर रहते हुए किया था। We have been always patrolling up to PP-15, where they were trying to stop us from going to a traditional patrolling point. And that was totally unacceptable to us. And to stop us from coming, they had established a small outpost, you can say, just 2 tents. And we objected very vehemently to that. ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत ने दुश्मनों के घर में घुसकर मारा है। एक बार नहीं, कई बार मारा है। अट्ठाईस 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी अड्डों को भारतीय सेना ने ढहा दिया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में 7 आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। 40 से ज्यादा आतंकी कमांडर मारे गए थे। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के कई शीर्ष कमांडर, ट्रेनर और फिदाइन हमले के लिए तैयार हो रहे लगभग 200 से 300 आतंकवादी मारे गए थे। 15 जून 2020 को भारतीय सेना ने गलवान में घुसपैठ करने वाले चीन को मार भगाया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान में 35 से 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। भारत ने चीन का गुरूर तोड़ा है। पाकिस्तान की बिसात ही क्या है, लेकिन पीओके की वापसी क्या सिर्फ युद्ध से मुमकिन है? क्यों ये पेच इतना उलझा हुआ है? भारत जिसे सुलझाने के लिए बातचीत की पैरवी करता है, क्यों पाकिस्तान और चीन उस पर राजी नहीं होते? क्योंकि दुश्मनों के सभी दावे खोखले हैं। उनके अवैध कब्जे की कलई भारत के एकमात्र तर्क से खुल सकती है। इससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलेर फैसले दुश्मन देशों के डर का सबब है, कारण है। क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 का कांटा निकलेगा? अनुच्छेद 370 में प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हो सकता था, राज्य का अलग झंडा था। भारत की संसद के कई कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। कई विषयों पर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। 35A से जम्मू कश्मीर में तय होता था कि स्थायी निवासी कौन होगा, कौन जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा और सरकारी नौकरियां किससे मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को यह रवायत पलट दी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का कश्मीर में यहीं से अंत होने लगा। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का नया मानचित्र बनाया। अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। कश्मीर में तरक्की आई। भारत का कश्मीर सही मायने में स्वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन जहां पाकिस्तान का कब्जा है, वहां के हाल बयां करना मुश्किल है। जिस पीओके से पाकिस्तान को 970 मेगावाट बिजली मिलती है, वहीं के लोगों को 14 से 16 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो 3 से 4 दिन तक लगातार बिजली गुल रहती है। द फॉरगॉटन कश्मीर रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ कहा है कि पीओके में अघोषित सैन्य तानाशाही है। खबर मिली है कि 40 से 50 कश्मीरियों को शहीद किया गया। रावलाकोट में बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है
और रावलाकोट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे भी उनको मारा जा रहा है। खुदा का वास्ता है आप हमें बता दें कि हमारी गलती क्या है। हम अपने हुकूक के लिए बोल रहे हैं, उसका सिला आप लोग हमें ये दे रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। पख्तून गद्दार, बलोच गद्दार, कश्मीरी गद्दार, जो इमरान खान का साथ देते हैं वो भी गद्दार, सिर्फ अमेरिका के पाले हुए कुत्ते वफादार। आजाद कश्मीर के अंदर इस टाइम खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर देयर बेसिक राइट्स और उनके ऊपर फायर किया गया और ऑलमोस्ट 200 लोग जो हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। सितंबर 2019 को तत्तापानी में जो हुआ था उसे पीओके भुला नहीं सकता। तत्तापानी में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की लिमिट क्रॉस कर दी थी, जिससे भड़के नागरिकों ने ऐसा प्रदर्शन किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के तो होश उड़ गए थे। जनरल बाजवा को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर तब मुजफ्फराबाद आना पड़ा था। जैसा पीओके का हाल है उससे ज्यादा बदहाल गिलगित बाल्टिस्तान है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओके को दोयम बनाया है तो गिलगित बाल्टिस्तान उससे भी नीचे कहीं गर्त में पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्यों इस्लामाबाद की सरकार गिलगित बाल्टिस्तान से सौतेला व्यवहार करती है? जानेंगे तो हैरान होंगे। ये बाबा जान है, इन्हें गिलगित बाल्टिस्तान का चेगवेरा कहा जाता है। जनवरी 2010 में बाबा जान ने इस्लामाबाद हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। तब गिलगित बाल्टिस्तान की हुंजा घाटी में भूस्खलन त्रासदी में 6000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। भूस्खलन से हुंजा नदी का रास्ता रुक गया और वहां अत्ताबाद झील बन गई। अवामी वर्कर्स पार्टी के नेता बाबा जान पाकिस्तान की लापरवाही से आई आपदा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद सरकार 457 परिवारों को मुआवजा देने के लिए राजी हुई, लेकिन अंत में 25 गरीब परिवारों का मुआवजा रोक दिया गया। बाबा जान पर दंगा भड़काने और आतंक फैलाने के आरोप लगाकर जेल में ठूस दिया गया। बाबा जान को 71 साल की सजा सुनाई गई। जेल में बाबा जान पर इतना जुल्म ढाया गया कि उनकी किडनी फेल हो गई, लेकिन बाबा जान पर जितना अत्याचार हुआ वो उतने लोकप्रिय होते चले गए। आखिरकार 27 नवंबर 2020 को पाकिस्तान सरकार को बाबा जान और उनके साथियों को रिहा करना पड़ा, मगर पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट नाम का खंजर गिलगित बाल्टिस्तान के सीने में हमेशा के लिए चुभा दिया। एंटी टेररिज्म एक्ट ये पाकिस्तान के जनरलों का वो हथियार है जिससे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह को दफनाया जाता है। साल 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया गया। इस कानून से अगर किसी ने बुनियादी अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल या चक्का जाम भी किया तो उसे आतंकी करार देकर सीधे जेल में डाल दिया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट से बिना वारंटी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके अलावा आरोपी को बिना किसी सुनवाई के सैन्य और पुलिस हिरासत में लंबे समय तक रखा जा सकता है। एटीए के साए में न जमानत मिलती है न ही अदालत जैसी कोई व्यवस्था। पीओके में एटीए लगाकर विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने ऐसे काले कानूनों से पीओके को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। इसके साथ ये समझना भी अहम है कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के सिस्टम से कैसा खिलवाड़ कर रखा है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का नाम दे रखा है। कहने के लिए यहाँ का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होता है। फिलहाल चौधरी लतीफ अकबर कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उनके बाद पीओके में प्रधानमंत्री का पद है, जिस पर पाकिस्तानी जनरलों ने फैजल मुमताज राठौर को बिठा रखा है। अभी पाकिस्तान में सबको मालूम है कि वहां पर अथॉरिटी किसकी है।
सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ नाम के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी जो अथॉरिटी है वो तो आसिम मुनीर के पास है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है। यहाँ पे असली में राज किसका है? आसिम मुनीर का है, फौज का है, सारा रिसोर्सेज पे उसका हक है, जो चाहिए वो उसको देना पड़ता है पाकिस्तान के आवाम को। मुनीर जैसे जनरल इस्लामाबाद में कठपुतली सरकारें बनाते आ रहे हैं, उसी तर्ज पर पीओके के मोहरों की तैनाती की जाती है।